मैं डॉक्टर इसाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीवन कार्यरत हूँ। आज हमने जैसे लोकतंत्र के विविध सिद्धांत का अध्ययन किया, उसमें हमने लोकतंत्र के अध्याय में विशेष रूप से उदारवादी धारणा का अध्ययन किया था। लोकतंत्र और अधिनायकवाद के अध्ययन में उसका अध्ययन किया था। उसके बाद में अभी हमने बहुलवादी धारणा का अध्ययन किया और बहुलवादी धारणा के बाद में हमने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत यानी अभिजनवादी सिद्धांत का अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय में लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। यानी कि 20वीं सदी में लोकतंत्र की एक नवीन अवधारणा ने जन्म दिया, वह है कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा। इसे जनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है और वर्तमान समय में सोवियत रूस, चीन यानी अब रूस हो गया, चीन, पूर्वी यूरोप के राज्यों ने इसे जनवादी लोकतंत्र को ही अपनाया है। उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना और उपहास के संबंध में कह सकते हैं, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा के प्रतिपादकों और समर्थकों का कहना है कि शास्त्रीय लोकतंत्र या उदार लोकतंत्र की शासन व्यवस्था लोकतंत्र का केवल दिखावा है। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार मार्क्स पश्चिमी लोकतंत्र के शासन पर केवल साधन संपन्न वर्ग के नियंत्रण होने के कारण शासन तंत्र का प्रयोग इसी वर्ग के हितों के पोषण के लिए किया जाता है। अतः उसकी मान्यता है कि जिस राज्य में शासन व्यवस्था का प्रयोग केवल साधन संपन्न वर्ग के साधन के रूप में किया जाता है उसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। सही अर्थों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो केवल उस शासन तंत्र को कहा जाना चाहिए जहां इसका प्रयोग सभी वर्गों के कल्याण और वर्ग रहित समाज की स्थापना के लिए हो। इन तथाकथित लोकतंत्रों में सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है जो धनिक वर्ग के निहित स्वार्थों की रक्षा और निर्धनों का शोषण करती है। इन लोकतंत्रों में उत्पादन के प्रमुख साधन व शक्ति केवल कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित रहते हैं। ये व्यक्ति अपने आर्थिक शक्ति के बलबूते पर राजनीतिक शक्ति पर अधिकार स्थापित कर राजनीतिक शक्ति के धारक और संचालक बन जाते हैं। इन लोकतंत्रों में राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग और मौलिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग जन साधारण नहीं वरन केवल धनिक वर्ग ही करता है। अतः उदारवादी लोकतंत्र केवल कुछ के लिए ही अर्थ रखता है। जनसाधारण राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी होने के सैद्धांतिक अवसरों से बढ़कर व्यवहार में कुछ नहीं रखते हैं। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा की मान्यताएं। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा की मूल मान्यता है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का दासी और अनुसरणकर्ता होती है। अतः सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब आर्थिक शक्ति संपूर्ण समाज में निहित हो, जिससे राजनीतिक शक्ति भी संपूर्ण समाज में निहित हो जाए और शासन तंत्र सबके लिए सबके द्वारा संचालित हो सके। इसके लिए मार्क्सवादी लोकतंत्र के पूर्व शर्तों के रूप में निम्न 3 संस्थागत व्यवस्थाओं को अपनाने की आवश्यकता बल देता है। उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। मार्क्सवादी अवधारणा की मूल मान्यता है कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व आर्थिक शक्तियों और इनके स्वाभाविक परिणाम के रूप में राजनीतिक शक्तियों को अंततः कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित कर देता है और व्यवहार में यह व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं रहती। व्यवहार में लोकतंत्र के आदर्श और लक्ष्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो। उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व व्यवस्था को उन बंधनों से मुक्त कर देता है जो लोकतंत्र के आदर्श की पूर्ति में रुकावट डालते हैं। संपत्ति का समान वितरण और सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा। लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना तभी संभव है जब समानता पर आधारित समाज व्यवस्था हो और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संपत्ति का समान वितरण आवश्यक है। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा का आशय है सभी व्यक्तियों को काम का अधिकार, उचित पारिश्रमिक और विश्राम तथा अवकाश का अधिकार। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में व्यक्ति के लिए आर्थिक सुरक्षा आर्थिक अधिकारों पर बल देती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए स्टालिन ने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना उसी समाज में संभव है जहां शोषण का अंत कर दिया गया हो, जहां बेरोजगारी और निर्धनता न हो, जहां व्यक्ति को चिंता ना हो कि कल उसे काम, मकान या रोटी से वंचित कर दिया जाएगा।
साम्यवादी दल का सत्ता पर एकाधिकार। मार्क्सवादी अवधारणा मानती है कि राजनीतिक दल एक विशिष्ट आर्थिक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः जिस समाज में अलग अलग और परस्पर विरोधी आर्थिक वर्ग हों वहाँ एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत स्वाभाविक और उचित है। लेकिन आर्थिक समानता पर आधारित साम्यवादी समाज में अलग अलग वर्ग या अलग अलग हित नहीं होते और इस कारण अलग अलग राजनीतिक दलों के अस्तित्व का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है। अतः मार्क्सवादी धारणा मार्क्सवाद पर आधारित लोकतंत्रों में राजनीतिक दलों की अनेकता को स्वीकार नहीं करती। समानता पर आधारित इस समाज में तो संपूर्ण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व केवल एक ही दल कर सकता है और वह है साम्यवादी दल। यह साम्यवादी दल सबका सच्चा प्रतिनिधित्व करता है और सबके हित में राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग संभव बनाता है। अतः साम्यवादी दल को समस्त राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग, निर्देशन और नियंत्रण का एकाधिकार प्राप्त होना चाहिए। ऐसी स्थिति वाला समाज ही लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। एलन बॉल ने मार्क्सवादी अवधारणा पर आधारित लोकतंत्र के लक्षण बतलाते हुए उन्हें उदार लोकतंत्र से अलग पाया है। ये लक्षण है: सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं से सरकार राजनीतिक रूप से संबद्ध होती है। एक ही राजनीतिक दल विधिक तथा वास्तविक रूप से प्रभावी होता है और सारी राजनीतिक सक्रियता इसी के माध्यम से गुजरती है और प्रतियोगिता, नियुक्तियों तथा विरोध के लिए दल ही एकमात्र संस्थागत आधार प्रस्तुत करता है। सैद्धांतिक रूप से एक ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो उस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विनिमय करती है। न्यायपालिका और जनसंपर्क के सभी माध्यमों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है और उदारवादी लोकतंत्र में परिभाषित नागरिक स्वतंत्रताएं कठोरतापूर्वक काट छांट दी जाती है। यह एक ऐसा सर्वाधिकारवादी शासन है जो लोकतंत्रीय आधार पर उपलब्ध करने के उद्देश्य से और शासन के लिए व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने हेतु जन सक्रियता को अपनाने पर जोर देता है। जनता के भाग लेने तथा जनता की स्वीकृति से शासन को संवैधानिकरण हो जाता है। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा और व्यवस्था का मूल्यांकन। मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा और व्यवस्था पश्चिमी देशों के उदारवादी लोकतंत्रों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा व्यापक और वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक है। लेकिन दूसरी ओर उदारवादी विचारकों का कथन है कि मार्क्सवादी अवधारणा पर आधारित लोकतंत्र का निषेध ही है। इस प्रसंग में उदारवादी विचारकों के तर्क इस प्रकार है: एकदलीय व्यवस्था। माइकल टी फ्लोरेंस्की लिखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र का सार शासक वर्ग से असहमत व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार व्यक्त करने में निहित है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख तत्व संगठित विरोध है। मार्क्सवादी अवधारणा एकदलीय व्यवस्था में विश्वास करती है और इसमें विरोधी दलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह एकदलीय व्यवस्था मार्क्सवादी लोकतंत्र को लोकतांत्रिक राज्यों की श्रेणी से निकालकर फाशीवादी और नाजीवादी राज्यों की पंक्ति में डाल देती है। एकदलीय व्यवस्था के कारण शासन कार्य में जनता की भागीदारी बहुत सीमित होकर रह गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण। मार्क्सवादी अवधारणा नागरिकों के लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करती। इसके विपरीत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, अभिव्यक्ति के अन्य सभी साधनों पर सरकार तथा साम्यवादी दल की आलोचना करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। मार्क्सवादी विधिशास्त्र विस्की कहते हैं कि हमारे राज्य में निस्संदेह उन लोगों को भाषण या समाचार पत्र निकालने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जो समाजवाद के शत्रु हैं। व्यवहार में मार्क्सवादी लोकतंत्रों में श्रमिक यूनियनें, युवजन सभाएं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और शिक्षण संस्थाएं केवल उन्हीं विचारों को प्रचार करती है जो साम्यवादी दल के नेताओं के विचारों से मेल खाते हों। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। निजी जीवन में राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप। लोकतंत्र की मूल मान्यता है कि व्यक्ति के निजी जीवन और मामलों, धार्मिक विश्वासों, पारिवारिक जीवन आदि में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्क्सवादी धारणा धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करती। इसके विपरीत इस राज्य द्वारा धर्म और ईश्वर के विरुद्ध प्रचार किया जाता है और राजतंत्र नागरिकों के पारिवारिक जीवन को भी साम्यवादी ढांचे में ढालने का प्रयत्न करता है। सुरक्षा पुलिस को व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है और मनमाने तौर पर व्यक्तियों को नजरबंद करने की स्थितियां देखने में आती है। ये स्थितियां सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के ही अनुरूप है, लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है।
न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार होती है, लेकिन मार्क्सवादी अवधारणा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करती। मार्क्सवादी लोकतंत्र में न्यायपालिका को सामान्य प्रशासन का ही एक अंग समझा जाता है, जिसके द्वारा साम्यवादी मान्यता के अनुरूप ही आचरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में विवाद, तलाक और दीवानी और फौजदारी के छोटे मामले तो अदालतें निष्पक्षतापूर्वक तय कर सकती है, परंतु जहाँ तक शासन की ज्यादती के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है, अदालतें असहाय है, वे सरकार के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दे सकती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में शासन की मनमानी पर नियंत्रण संभव नहीं है, न ही नागरिक अधिकारों की सुरक्षा संभव है। राज्य और साम्यवादी दल के कार्यकरण में अत्यधिक केंद्रवाद है। यानी लोकतंत्र मर्यादित शासन के साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, लेकिन मार्क्सवादी धारणा अमर्यादित सत्ता को जन्म देने के साथ समस्त व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रवाद को अपनाती है। मार्क्सवादी धारणा पर आधारित राज्यों में इसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का नाम दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति के संबंध में फैनसोर्ड का कहना है कि व्यवहार में लोकतांत्रिक केंद्रवाद में केंद्रवाद को ही प्राथमिक महत्ता है। वस्तुतः समस्त शासन व्यवस्था और साम्यवादी दल का संगठन भी अत्यधिक केंद्रीकृत है। समस्त व्यवस्था में एक संकल्प और एक आदेश, वन विल एंड वन कमांड की स्थिति होने के कारण यह एक व्यक्ति का अधिनायकवाद की भांति कार्य करती है। जन सक्रियता का यह अर्थ नहीं कि शासन अलोकतांत्रिक है, यानी जन सक्रियता का यह अर्थ नहीं है कि शासन लोकतंत्रीय है। यानी मार्क्सवादी धारणा पर आधारित राज्य व्यवस्था में जन सक्रियता की स्थिति अत्यधिक मात्रा में देखने में आती है। समय समय पर इन राज्यों में भूमि सुधार कानूनों आदि को लेकर विशाल जन अभियान की स्थिति देखी जाती है। चुनाव में भी लगभग समस्त जनता मतदान में भाग लेती है। इस प्रकार जन अभियानों और चुनावों से शासन की सत्ता का वैधीकरण हो जाता है। ऐसा लगता है कि शासन को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व संभव है और जन सक्रियता के मूल तत्व जनता को शासन के विरोध का अधिकार प्रदान नहीं है। इस कारण रैल्फ मिलीबैंड का यह कथन सत्य है कि जन सक्रियता का यह अर्थ नहीं कि शासन वास्तव में लोकतंत्री है। जन सक्रियता के बावजूद यह संभव है कि शासन का लोकतंत्री आधार बहुत कमजोर हो। मार्क्सवादी धारणा पर आधारित लोकतंत्र के समर्थक अपनी शासन व्यवस्था को वस्तुतः बहुजन हिताय बताते हुए इसे एक उच्च प्रकार का लोकतंत्र कहते हैं। वस्तुतः इसे एक उच्च प्रकार का लोकतंत्र नहीं वरन एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था ही कहा जा सकता है, जो लोकतंत्र की तुलना में सर्वाधिकारवाद के अधिक समीप है। वस्तुस्थिति यह है कि उदारवादी अवधारणा राजनीतिक लोकतंत्र को जन्म देती है और मार्क्सवादी अवधारणा आर्थिक लोकतंत्र को। इस प्रकार ये दोनों ही व्यवस्थाएं अधूरी लोकतंत्र को जन्म देती है। वास्तविक लोकतंत्र अर्थात न केवल शब्दों वर्ण व्यवहार में भी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की स्थापना तभी संभव है जबकि राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र दोनों स्थितियों को एक साथ प्राप्त किया जा सके। आज इतना ही, धन्यवाद।